हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज जो हमारी क्लास है वो है पॉलिटी की क्लास, जिसमें हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। और कल की क्लास में हमने जो कंप्लीट किया था उसको आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 हमने पढ़ा था। और आज की क्लास में हम आर्टिकल 21 एंड 22 करते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े आर्टिकल हैं, इनमें बहुत बातें हैं, तो उन बातें करने में क्लास मेरी बड़ी हो जाती है। मेरी क्लास वैसे भी 20 मिनट्स से ज़्यादा की नहीं रहती है, तो उसको ही देखने में लोगों को शायद अभी बोरियत आ रही है, क्योंकि कोई सब्सक्राइबर वगैरह तो बढ़ नहीं रहे हैं। तो इसीलिए मैं छोटी क्लास डाल रही हूँ ताकि आपको बोरियत फील ना हो। दो दो करके आर्टिकल पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारे आर्टिकल नंबर है वो है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। तो हम 21 के बारे में पढ़ लेते हैं। उसको मैंने लिख लिया डिटेल में कि भाग 3 में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई है, और ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक होते हैं, ठीक है। अब हमने जिसमें पहला अधिकार था समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक हमने पढ़ लिया था, 12-13 भी पढ़ लिया था हमने। और फिर उसके बाद हमने जो स्वतंत्रता का अधिकार था उसमें जो 19 से लेके 22 तक है, ठीक है। तो हमने उसमें 19 और 20 पढ़ लिया था, 21-22 आज फिनिश करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है। तो आर्टिकल 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 प्राण मतलब हमारी ज़िंदगी, हमारे जीने का अधिकार है ना। जैसे हमारे प्राणों की रक्षा करता है, रक्षा करने का अधिकार देता है। मतलब हमें कोई ऐसा ही आके नहीं कहीं भी मार सकता है, पुलिस आए या कोई भी इंसान, आम इंसान हमें मार नहीं सकता। हमें जीने का अधिकार है और हम अपने प्राणों की पूरी तरीके से रक्षा करने के लिए हमें आर्टिकल 21 मिल रखा है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। तो ये हो गया हमारे प्राणों का अधिकार, यानी कि ज़िंदगी जीने का अधिकार। ज़िंदगी जीने का अधिकार, अधिकार। अब जैसे सपोज़ दैट हमें अधिकार तो मिला हुआ है कि हम आराम से अपनी ज़िंदगी जिएं। ज़िंदगी जीने के लिए क्या ज़रूरी होता है? ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होता है स्वच्छ पानी, अच्छा भोजन, ठीक है, अच्छी शिक्षा, अच्छी हवा। ये ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़रूरी होता है। अगर ये चीज़ दूषित होती है, ये चीज़ ख़राब होती है, तो क्या है, हमारा आर्टिकल 21 का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है ना आर्टिकल 21 का। जैसे सपोज़ दैट हम रोड पे चल रहे हैं, गाड़ियों का भयंकर पॉल्यूशन। हमें तो ज़िंदगी जीने का अधिकार मिला हुआ है, पर जो पॉल्यूशन हमारे नाक के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, उससे हमें इफ़ेक्ट तो होगा ना। हमारी ज़िंदगी कम ज़्यादा नहीं हो रही, कम ही हो रही है, ठीक है। इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, गर्मी का जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है, पानी की कमी होती जा रही है। ये क्या है? ये हमारी ज़िंदगी से आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता जा रहा है। हम ज़िंदगी बस जी रहे हैं, लेकिन क्या है, खाने की चीज़ों में मिलावट, सब कुछ तो हमें मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ख्याल रखते हुए गवर्नमेंट बहुत से कानून बनाती है हमारे आर्टिकल 21 को सुरक्षित रखने के लिए। हमें हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट क्या बनाती है? बहुत से कानून बनाती है। जैसे पर्यावरण को रोकने के लिए पर्यावरण अधिनियम बनाया हुआ है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत से कानून है कि पेड़ ज़्यादा लगाओ ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो, पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। अब मोटर कार जो हैं उनमें पेट्रोल बाइक ना, मतलब पेट्रोल गाड़ियाँ ना यूज़ करके आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यूज़ करो, उससे भी पॉल्यूशन का घटोतरी होगी। तो क्या है, उससे हमारे प्राणों की रक्षा ही होगी, है ना। दूसरी बात ये कि हमारे स्वास्थ्य की, है ना, मतलब हमारे प्राणों की रक्षा कर रहा है। दूसरी बात ये कि पर्यावरण जो कि दूषित ना हो, पर्यावरण की रक्षा करना भी सरकार करती है पूरी तरीके से। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दे रखा है कि हम जिएंगे तो पर्यावरण सुरक्षित हो, उसी वातावरण में अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। दूसरी बात है हेल्थ जो है, इसका भी गौ सरकार ख्याल रखे। आर्टिकल 21 कहता है कि जो भारत के लोग हैं उनकी हेल्थ का ख्याल सरकार को रखना है। तो इसीलिए सरकार, देखो ना कि हर ज़िले में सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना। हर बच्चे को टीके लग रहे हैं, वो फ्री में लगते हैं,
है ना। कोई भी महामारी आ जाती है तो उसमें जो टीके लगते हैं वो सारे फ्री में लगते हैं, गवर्नमेंट हमसे कोई चार्ज नहीं करती। जैसे अब इतनी बड़ी महामारी, इससे तो कोई अछूता नहीं रहा है, कोरोना जैसी महामारी पूरे वर्ल्ड को परेशान किया हुआ था। तो इस महामारी से तो अब हमारे जितने भी लोग हैं सब ने देखा इस कोरोना को। तो कोरोना में जितनी भी वैक्सीन्स लगी, जितने भी टीके लगे, उसका गवर्नमेंट ने हमसे चार्ज तो नहीं किया ना। किसके थ्रू नहीं चार्ज किया? ये हमारा मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 के थ्रू कि हमारी ज़िंदगी को सही तरीके से जीने का अधिकार मिला हुआ है, तो उसकी रक्षा सरकार करे। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, हर जगह सरकारी हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराती है। जगह जगह बहुत से ऐसे सरकारी वो चलते रहते हैं प्रोग्राम जिसमें फ्री इलाज होता है। बहुत से ऐसे सेंटर लगते रहते हैं जगह जगह, और सरकारी हॉस्पिटल में तो है ही सरकारी इलाज। ठीक है, वैसे शिक्षा का भी अधिकार, शिक्षा का भी अधिकार क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है। इसी में आगे पढ़ाऊँगी किस तरीके से। तो अब दूसरी बात ये कि हमें वैसे कोई नहीं मार सकता, हमें वैसे अचानक से आके कोई नहीं मार सकता। पुलिस नहीं मार सकती कि पुलिस कहे कि हम तुमको आ रहे हैं और हमारे अंदर पावर है, हम किसी को भी मार सकते हैं और तुम्हें आके गोली से भून दे, ऐसा नहीं कर सकती पुलिस, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी जीने का जो अधिकार है उसका उल्लंघन होगा। अब दूसरी बात ये कि जब हमें कोई नहीं मार सकता, है ना, जब हमें अधिकार मिला हुआ है कि हमें कोई नहीं मार सकता, तो हम खुद को कैसे मार सकते हैं? जैसे हम खुद की सुसाइड क्यों कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सुसाइड करने का भी अधिकार नहीं है हमें आर्टिकल 20 के भीतर, कि हमें कोई और नहीं मार सकता पर हम खुद भी नहीं मर सकते। खुद भी मरने पे सज़ा होगी। अगर मान लो आपने सुसाइड अटैम्प्ट किया और आप मर गए, तब तो कोई केस नहीं होगा, लेकिन खुदा न खास्ता आप बच गए और बचने के बाद आप पे केस हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा। क्या होगा? IPC की धारा 309 के तहत आपको सज़ा होगी अगर आप बच जाते हैं। इससे बढ़िया है मरना तो पूरी तरीके से मरो। मरना तो ये गलत है वैसे खुद को सुसाइड करना, लेकिन मरे इंसान जो सुसाइड कर रहा है पूरी तरीके से मर जाए तब तो ठीक है। नहीं मरा तो हाथ पैर तो टूटेंगे, ऊपर से पुलिस वाले अलग उठा के उसको तोड़ेंगे अच्छे से, सज़ा होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, प्राणों से रिलेटेड जितने भी अधिकार हैं, क्या क्या गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है प्राणों की रक्षा के लिए। ठीक है, पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, आत्महत्या नहीं, खुद से नहीं कर सकते। दूसरी बात, हेल्थ का भी खर्च सरकार उठाती है। ठीक है, तो ये हमारे प्राणों की रक्षा हो गई। अब हम चलते हैं दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी पे। पर्सनल लिबर्टी ये होती है कि हमें, जैसे मैं हूँ, मुझे अकेले रहने की आज़ादी, मतलब अकेले रहना अच्छा लगता है, तो मुझे वहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना करे। अकेले रहने की आज़ादी, एकांतवास, है ना। तो वो अकेले रहने की आज़ादी किससे मिली हुई है हमें? आर्टिकल 21 से। मैं अकेले रह सकती हूँ, मेरा दिल कर रहा है अकेले रहने का, मैं रहूँगी अकेले, क्योंकि मेरी ये पर्सनल लिबर्टी है। दूसरी बात, विदेशी यात्रा, वो मेरी पर्सनल लिबर्टी है। मैं विदेश में यात्रा करूँ, किसी भी देश में जाके यात्रा करूँ, कहीं भी घूमूँ, ये मेरी पर्सनल लिबर्टी है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, अगरचे मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ, तो नॉर्मल इंसान हूँ। तो अब ये यहाँ पर एक केस मेनका गांधी का बहुत हाईलाइटेड हुआ था, उनको विदेश जाने से रोक दिया गया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उनकी पर्सनल लिबर्टी है, आप उनको रोक नहीं सकते। तो ये मेनका गांधी वाला केस आप पढ़िएगा, ये दैहिक स्वतंत्रता के आर्टिकल 21 का उल्लंघन था जो उनको रोका जा रहा था। ठीक है, तो अब दूसरी बात है निष्ठा का अधिकार। निष्ठा का अधिकार हमारी पर्सनल लिबर्टी है। हम अपनी निजी चीज़ें जो अपने लिए कर रहे हैं, हम नहीं चाहते वो पब्लिक हो, हम नहीं चाहते कोई दूसरा जाने उस चीज़ को। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे निजी, जैसे मान लो सपोज दैट कोई लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो वो एक दूसरे की पर्सनल लिबर्टी है। अब उसमें तीसरा इंसान सुने तो उसका क्या होगा? उल्लंघन होगा ना आर्टिकल 21 का, उसकी निष्ठा के अधिकार का उल्लंघन होगा कि कोई तीसरा इंसान सुन के उसकी बातों को फैलाए, पता नहीं क्या करे उनकी बातों का, तो क्या है, उसे पर्सनल लिबर्टी यानी कि उसे निष्ठा का अधिकार है। वो अपनी बातें या कोई भी चीज़, मैं अपनी फैमिली से किसी को इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहती सपोज दैट, तो मेरी ये पर्सनल लिबर्टी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली को कोई ना जाने, है ना, तो मैं उनको छुपा के रखना चाहती हूँ। मेरी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल लिबर्टी है, मैं अपनी निजी ज़िंदगी को बहुत पब्लिक नहीं करना चाहती। ठीक है, तो इसी तरीके से निष्ठा के अधिकार का भी क्या है, अगर कोई उल्लंघन करता है तो वो गलत होता है। जैसे कभी कभी क्या आपने बहुत से केस सुने होंगे और बहुत से आते रहते हैं अक्सर कि लड़कियां, एक हाईलाइट हुआ था शायद पंजाब का वो केस था जिसमें कि हॉस्टल की लड़की थी,
और वो शायद नहा रही थी, बाथरूम में थी, नहा रही थी, और उसका दूसरी लड़की ने वीडियो बना के अपने दोस्त को शेयर किया होगा, और शेयर करने के बाद वो इतना ज़्यादा वायरल हो गया, वो वीडियो लीक हो गया और बहुत पूरे भारत ने देखा। तो वो क्या हुआ, उसकी निष्ठा का उल्लंघन, अधिकार का उल्लंघन हुआ ना, जो उसे निजी ज़िंदगी थी उसकी, वो पब्लिक हो गई। तो इस तरीके की घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या है, हमें क्या आर्टिकल 21 हमारी सुरक्षा करता है कि इस तरीके की घटनाएं ना घटे। ठीक है। अब एडल्ट्री पे आते हैं, यानी कि व्यभिचार, एडल्ट्री। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई शादीशुदा जोड़ा है और उस शादीशुदा जोड़े में से वाइफ का अफेयर अपने हस्बैंड के होते हुए किसी और से हो जाता है, उसके साथ उसके निजी संबंध बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि इस सिचुएशन में औरत को सज़ा नहीं मिलेगी, लेडीज़ को सज़ा नहीं मिलती थी, जिसने उस लड़की के साथ रिलेशन बनाया उस लड़के को सज़ा मिलती थी। तो ये तब का था केस, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने का 1860 में जो आईपीसी बनी थी तब का ये केस था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक, शायद ये कोई शाइनी करके कोई थे, जोसेफ शाइनी का केस था 2018 में। तो उस केस को, वो केस जब आया था तो 2018 में इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त किया कि इस तरीके से नहीं हो सकता कि मतलब दोनों के निजी संबंध बन रहे हैं और सज़ा सिर्फ लड़के को मिले, ये कानून के ख़िलाफ़ है, और इसको मतलब रद्द कर दिया था इस केस को। 2018 में ये क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। 2018 में ये समाप्त हो गया था। ठीक, आई बात समझ में। एडल्ट्री भी क्या है, पहले क्या आता था, ये हमारा आर्टिकल 21 का हमारा अधिकार आता था कि हमारे अधिकार है, हम किसी से अफेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, अब नहीं है, अब ये आपका अधिकार नहीं है, आप इसको मतलब इस पर आपको भी सज़ा मिलेगी। और इसमें क्या है कि अब जो हस्बैंड है वो क्या कर सकता है, वो हस्बैंड शिकायत कर सकता है पुलिस में जाके, वो रिपोर्ट कर सकता है, एफआईआर करवा सकता है। दूसरी बात ये, लास्ट चांस ये होता है कि वो डाइवोर्स ले सकता है। ठीक है, इसमें ये था, ऐसा अब नहीं है। 2018 के बाद ये समाप्त हो चुका है। कौन सा केस था, ये था जोसेफ शाइनी वर्सेस यूनियन बैंक था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस को याद रखिएगा। अब आते हैं कि आर्टिकल 21 में सारी चीज़ों का अधिकार है हमें, अच्छा पर्यावरण, अच्छी स्वास्थ्य, आत्महत्या ना करने की सलाह, सब कुछ है। अब उसी में ही क्या है कि सन 2002 में इसमें शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया। पहले ये जो 21 था, जो 21 बनाया गया था, ये आप डीपीएसपी पढ़ेंगे जब, है ना, तो डीपीएसपी में आप ये पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, पर यहाँ पर अभी बता देती हूँ कि आर्टिकल 21A यानी कि का, इसको 2002 में 86वां संशोधन हुआ था, और 86वां संशोधन करके इसको इसमें ऐड किया गया, किस लिए, 6 से 14 साल के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जैसे आंगनवाड़ी में जैसे दी जाती है ना बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो उसकी शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार बनाया गया। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि उनके हेल्थ का भी ख्याल रखा जाएगा। हेल्थ का ख्याल रखा जाता है तो अभी देखो ना कि छोटे बच्चे होते हैं जब, तो उन्हें मिड डे मील भी दिया जाता है ना, उन्हें टीके भी लगवाए जाते हैं, उनके स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो इस तरीके की सुविधाएं करने के लिए उनकी शिक्षा के साथ साथ उनके हेल्थ का भी ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की है। और ये किसके थ्रू हमें मिल रखा है ये अधिकार, आर्टिकल 21 के का के अधिकार, का के थ्रू हमें ये अधिकार मिल रखा है कि हमें हमारी शिक्षा का अधिकार, हमारे बच्चों की शिक्षा का अधिकार और उनके हेल्थ का अधिकार भी आर्टिकल 21A के तहत मिला हुआ है। इसमें ये कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और इसे 2002 में जोड़ा गया था। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 21। इससे हमें समझ में आएगा कि देखो हमें जीने की आज़ादी है तो किस तरीके से है। हर चीज़ हम पर्यावरण अच्छा करने की मांग क्यों करते हैं, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको कम करने की डिमांड क्यों करता है पूरा वर्ल्ड, इसीलिए करता है कि हम चैन से सांस लेके जी सकें।
पॉल्यूटेड लाइफ ना जिए, जो हम 100 साल जीने की बात करते हैं वहाँ हम 50 साल जी के ना मरें, लॉन्ग लाइफ जिए, अच्छी जिए, बेहतर जिए, यूँ खिचड़ खिचड़ के लाइफ ना जिए, ठीक है। तो उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सब कुछ, पानी, सब कुछ हमारे अनुकूल होगा तभी हम जी सकते हैं अच्छी लॉन्ग लाइफ, है ना, बेहतर लाइफ। तो उसके लिए हमें आर्टिकल 21 तो बहुत बड़ा है। आर्टिकल 21 में ही हमें शादी करने का अधिकार है, मनपसंद शादी करने का भी अधिकार है। बहुत बड़ा है, जितना पढ़ोगे, जितनी हमारी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, हमें लगता है सब आर्टिकल 1 में ही है। आर्टिकल 1 बहुत ताकतवर है, उसमें ही हमें बहुत सी चीज़ें दे रखी है। हमें अपने पसंद की शादी करने का भी अधिकार है आर्टिकल 21 में, अच्छा पानी पीने का अधिकार, अच्छा खाना खाने का अधिकार है, अच्छी हवा लेने का अधिकार है, सब चीज़ का अधिकार हमें आर्टिकल 21 में दे रखा है, ठीक है। आर्टिकल 21 फिनिश होता है, अब आर्टिकल 22 पे आते हैं हम। तो अब हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 21 हमारा फिनिश हुआ, आर्टिकल 22 पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 22 में कहा है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण किस तरीके से है? नंबर 1 एंड नंबर 2, इसमें 2 तरीके की बात करी गई है। कौन कौन से हैं वो 2 तरीके? सबसे पहले दंडात्मक अपराध के बाद, मतलब जैसे कि आप पे कार्रवाई कैसे होगी? दंडात्मक, जैसे आपने अपराध कर दिया उसके बाद आप पे कार्रवाई होगी, ठीक है। और एक होता है निवारक निरोध, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें क्या होता है? अपराध से पहले आपने कोई अपराध नहीं किया लेकिन आपको उठा लिया गया है, पुलिस के थ्रू आपको उठा लिया गया है। तो इसमें 2 तरीके की बात की गई है। कैसे की गई है? अगर मान लो आपने कोई अपराध किया है, कोई जघन्य अपराध किया, कोई छोटा मोटा अपराध किया, जो भी अपराध साबित हो गया। अब साबित हो गया क्या मतलब? जांच हुई, पता चला आपके खिलाफ FIR हुई और आपको पुलिस उठा के ले गई, तो आपके खिलाफ वारंट जारी होगा। आपको पुलिस ने पकड़ा और आपको क्या करेगी पुलिस? अपने पास ज़्यादा देर नहीं रख सकती क्योंकि आप अपराधी हैं। 24 आवर्स में आपको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना पड़ेगा। और किसको? जो कि अपराधी है, अपराधी को 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने मतलब हाजिर करना पड़ेगा। और तीसरा ये कि जो अपराधी है उसको वकील रखने की आज़ादी होगी, वो वकील रख सकता है, ठीक है। तो दंडात्मक में तो ये 3 तरीके की बातें की गई कि वारंट जारी होगा, पुलिस आपको उठा के ले जाएगी, 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और वहाँ पर आपका अपराध साबित होगा और आपको जेल भेज दिया जाएगा। जेल भेज दिया जाएगा या फिर आप जेल भेज दिया जाएगा। अब क्या होगा? मान लो जेल भेज दिया गया आपको, क्योंकि 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे, आपका अपराध साबित हुआ या नहीं हुआ, आप थाने में नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक। और जेल जो होती है वो किसके अंडर में होती है? वो जज के अंडर में होती है। वहाँ जेलर काम करता है लेकिन जेल जो होती है वो जज के अंडर में होती है। और जज के सामने आपको जब पेश किया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? वो आपको उठा के जेल में भेज देगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर मान लो उस इंसान पर जिसने अपराध किया उस पर कोई केस साबित नहीं हुआ, अब सबूत जुटाने का या फिर किसी को दोषी या निर्दोष साबित करने का अधिकार तो जज का होता है, लेकिन सबूत कौन जुटाता है? वो पुलिस जुटाती है। एग्जीक्यूशन का काम होता है सबूत जुटाना, है ना, अपराधियों के खिलाफ। अब वो अपराधी तो चला गया जेल में, अब उससे पूछताछ कैसे करें? उसके खिलाफ सबूत कुछ उससे कैसे उगलवाएं, क्या करें? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए पुलिस करती है जज, मतलब मजिस्ट्रेट से अपील करती है कि हमें इसको रिमांड पे चाहिए। कितने दिन की? लगभग मैक्सिमम 15 दिन की रिमांड पे पुलिस इनको ले सकती है। उस रिमांड में पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है। हालांकि उसमें मारा नहीं जाता, लेकिन अब पुलिस की रिमांड में है तो जाहिर सी बात है वो मार भी सकती है। पता चलता है बहुत गंदी मार मारती है पुलिस, बाप रे बाप। तो फिल्मों में भी देखा है और रियल में भी कई लोगों को देखा है पुलिस की मार से किस तरीके से टूटे हुए होते हैं वो। तो उस रिमांड को ही वो डिमांड नहीं करती पुलिस, उसे रिमांड पे लेती है। और रिमांड 15 डेज़ तक की हो सकती है। मोस्टली जो रिमांड उनको मिलती है वो 14 डेज़ की होती है, लेकिन मैक्सिमम 15 डेज़ की रिमांड होती है। तो इसमें अपराध साबित करने के लिए या उनके सबूत इकट्ठे कराने के लिए पुलिस को अपराधी को रिमांड पे लेना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? निवारक निरोध में इसमें कोई FIR नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। पुलिस आती है, आपको उठाती है और ले जाती है ना, अपराध से पहले ही आपको ले जाती है। और ले जाने के बाद उसमें क्या होता है कि वो आपको 3 महीने
मिनिमम 3 महीने आप अपने पास रख सकती है, और मैक्सिमम तो वो 3 कितने टाइम रख सकती है उसका कोई पता नहीं, क्योंकि इसमें कोई ये रॉलेट एक्ट की तरह काम करता है, ना अपील ना दलील ना कोई वकील, और आपको उठा लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। जब ये 1919 में रॉलेट एक्ट आया था ना, तो इस यही हाल था, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, है ना, कुछ नहीं, और उठा के आपको जेल में ठूस दिया जाता था। जेलें भरी रहती थी उस वक्त, किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जाता था, खिलाफ बोलने पे ना खिलाफ बोलने पे सब कुछ उठा के वो जेल में डाल देते थे। वही सेम काम करता है, और ये कहाँ पर है, इसकी बात निवारक विरोधी जो रॉलेट एक्ट के जैसा काम करता है, इसकी बात कहाँ पर करी गई है, आर्टिकल 22 के 4 से 7 सब सेक्शन में, 4 से लेके आर्टिकल 22 का 4 से लेके 7 तक में ये बात करी गई है निवारक विरोध की। बिना वारंट के उठा सकते हैं, 3 मंथ तक रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं जेल में। जैसे कि एक केस हुआ था, एक एग्जाम्पल है इसका, करंट अफेयर्स में था 2017 में का मामला है। तो मैं जब पढ़ रही थी तो मेरे टीचर ने भी इसी चीज़ का एग्जाम्पल दिया था कि एक डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर कफील, उनके ऊपर ये इस तरीके का केस हुआ था। उनके ऊपर केस लगा था कि शायद इन्होंने इनकी लापरवाही की वजह से कुछ बच्चों की मौत हुई थी। उस टाइम शायद चिमकी बुखार की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से इन्होंने अपनी तरफ से ऑक्सीजन दे दी थी। तो कुछ मुखालिफत करने वाले लोग होते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि इनकी लापरवाही की वजह से बच्चों की मौत हो गई। तो उनके ऊपर कई केस लगे थे। उसके बाद CANRC में ये लोग ये बोल दिए थे कुछ अलीगढ़ में जाके। तो इस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई थी, और इनको क्या किया था, 3 महीने पहले इनको जेल में रखा, फिर 3 महीने से कर करके बढ़ा के इनको कम से कम ये 8 महीने जेल में रहते। और बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ साबित हुई कि मतलब हाई कोर्ट में कि ये बेकसूर थे, इनकी ऐसी कोई गलती नहीं थी, जिस तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया था। तो ये 8 महीने जेल काट के आए थे। ऐसा एक केस था, ठीक है, मेरे टीचर ने भी बताया था, और मैं उस टाइम थी भी जब ये केस हो रहा था, मतलब मेरी नज़र में था ये केस, ठीक है। तो अब इसके थ्रू क्या होता है, निवारक विरोध के थ्रू इसमें बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं। जैसे इसमें क्या होता है, नज़रबंद कर दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कैसे, जैसे 370 जब कश्मीर में हट रहा था तो वहाँ के जितने नेता थे, जितने बड़े नेता थे, उनको उठा के हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। उसमें क्या होता है, जेल में नहीं ले जाते, आपके घर में ही, मतलब आपका जो आप अपने घर में ही हाउस अरेस्ट है, आपके मोबाइल कनेक्शन, आपके टेलीफोन, आपका सब कुछ काट दिया जाता है, जिससे आप लोगों से संपर्क कर सको, वो चीज़ें आपकी काट दी जाती है, और डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है उन सब चीज़ों से, इंटरनेट वगैरह से। और आपके घर के चारों तरफ मतलब जवान खड़े रहते हैं। और क्या होता है कि आप अपने अंदर घर में कुछ भी करो, खाना जैसा खाना, जो मर्जी जो करो, लेकिन आप कहीं आवाजाही नहीं कर सकते, उसको हाउस अरेस्ट कहते हैं। तो 370 अगर मान लो उस टाइम हट रहा था और ये लोग सब खुले होते, उनका हाउस अरेस्ट नहीं किया जाता, तो फिर क्या होता है, ये लोग बवाल करते, भाषण देते, अपने जैसे देते हैं, हिंदू मुसलमान कर करके लोगों को बहकाते हैं। तो इस तरीके के भाषण देते और मतलब बवाल होता। उससे अच्छा है कि इनको हाउस अरेस्ट कर दो, क्योंकि ये हमें मिल रखा है आर्टिकल। इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है। जैसे डॉक्टर कफील के मसले में देखो तो उन्हें उनके लिए गलत तरीके से यूज़ किया गया है ना, लेकिन अगर 370 के मसले पे देखो तो ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव वे में जा रहा है, इनको सही तरीके से यूज़ किया गया है, ठीक है। अब क्या है, तो इसमें 2 तरीके की बात होगी। दंडात्मक में आप क्या करेंगे, अपराध के बाद उठाएंगे अपराधी को, और उसके वारंट जारी होगा और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा 24 आवर्स में, और उसके बाद उसे वकील रखने की भी आज़ादी होगी। उसके बाद उसे जेल होगी, और उसके बाद रिमांड पे लिया जाएगा। ये सब प्रोसेस किस में है, दंडात्मक में। और निवारक निरोध में क्या है कि आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको उठा के जेल में, मतलब उठा के आपको ले जाया जाएगा और फिर या हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। तो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के इसमें काम होता है एज अ रॉलेट एक्ट, ओके। अब इससे रिलेटेड, निवारक निरोध से रिलेटेड बहुत से कानून बने थे, वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। कौन कौन से कानून बने थे, कौन कौन से फिनिश हो गए, कौन कौन से अभी वर्तमान में चल रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो निवारक निरोध से संबंधित कुछ कानून बने थे, वो कौन कौन से कानून थे। सबसे पहला कानून था PDA,
प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, इसमें ये बना था 1950 से और 1969 में ये समाप्त हो गया था। इसमें क्या करते थे, इसमें उठा के ले जाते थे, टॉयलेट एक्ट की तरह ये वर्क करता था। तो ये इसको फिनिश कर दिया गया था, ये किसी काम का नहीं तो पढ़ने का भी नहीं। इसमें जो चीज़ खत्म हो चुकी है उसके बारे में क्यों पढ़े, पर पता होना चाहिए कि पहले पीडीए बना था 1950 से 1969 में समाप्त हो गया था। अफस्पा, ये तो पढ़ा ही होगा। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये कहाँ होते हैं, जैसे जो बहुत सेंसिटिव एरिया था, जम्मू कश्मीर हो गया है ना, बॉर्डर वाले एरिया हैं ना, और क्या कहते हैं, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस तरीके के जो सेंसिटिव एरिया हैं वहाँ पर क्या कर अफस्पा एक्ट लगता है, जो 1958 में आया, अभी भी लगता है। लेकिन इसको लेके काफ़ी शिकायतें भी हुई हैं कि लोग इसका जो फोर्स होती है वो गलत इस्तेमाल करती है, उन पर कई तरीके के केस, कि घर में घुस जाना और फिर मतलब उनके साथ गलत हरकत करना बेटियों के साथ, इस तरीके के कुछ इन पे केस भी चल रहे हैं। पर ये एक्ट है। इसमें क्या होता है कि किसी भी समय इसमें जो सेना होती है, जो फोर्स होती है, आर्म फोर्स होती है, वो किसी भी समय घर में आके घुस सकती है, किसी को भी उठा सकती है, इस तरीके की इसमें कानून बने हुए हैं। ठीक है, अब ये अभी भी एक्टिव है अफस्पा। और ये वापा मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये कब आया था, 1967 में आया था। अनलॉफुल मतलब जो लॉ के खिलाफ जा रही है ना, जो हमारे कानून बने हैं उन कानूनों के खिलाफ अगर कोई वर्क करते हैं आप, तो उसके आधार पे आपको उठा लिया जाएगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आप पे वापा लगा दिया जाएगा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ जो हुआ था वो मीज़ा का हुआ था। मीज़ा ये 1975 में, जब 1975 से 1970 तक जब उसका टाइम था ना, इंदिरा गांधी का टाइम, तो इंदिरा गांधी के टाइम में ये क्या हुआ था, इस एक्ट को बनाया गया था 1971 से 1970 के टाइम, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें क्या था कि लोगों को आप गवर्नमेंट बचाने के लिए उनको ये चीज़ लाई थी, इमरजेंसी लगाई थी, और इमरजेंसी में जितने भी विपक्ष के नेता थे उनको उठा के जेल में ठूस दिया गया था। और सबसे ज़्यादा एक बार लालू प्रसाद का मैं इंटरव्यू देख रही थी, कहीं कहीं वो बोल रहे थे या कोई और बोल रहा था, इतना माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये चीज़ सुनी थी मैंने कि उन्होंने इतना ज़्यादा इसको झेला था। उसी वक्त इनकी बेटी पैदा हुई थी तो उसका नाम मीसा ही रख दिया था, और शायद उनकी बेटी का नाम मीसा ही है, इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था, क्योंकि वो इसके थ्रू जेल में थे। मीसा एक्ट का इतना यूज़ हुआ था, काफ़ी यूज़ हुआ था, उस टाइम ही आया था। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी का नाम लेके लोगों को अंदर कर दिया गया था कि लोग भाषण ना दें, मतलब जब इमरजेंसी लगी हुई है तो किसी तरीके की कोई मतलब ये लोग भाषणबाजी ना करें, लोगों को भड़काएं ना, इस तरीके से कोई एक्टिविटीज़ ना करें। उठा के जितने भी विपक्ष के नेता थे सबको उठा के जेल में डाल दिया गया था। हालांकि ये ठीक नहीं था, पर ये 1977 में समाप्त हो गया था। फिर आया NSA 1980 में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें अपने क्या होता है कि इसे राष्ट्र का भी कहा जाता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मतलब ये राष्ट्र का शॉर्ट में कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई हरकत हो रही है, अपने देश के खिलाफ किसी तरीके की हरकत हो रही है, तो क्या लगा दिया जाएगा, आप पे NSA लगा दिया जाएगा। NSA के थ्रू आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे काफ़ी लोगों पे जब NRC CA की बात हो रही थी, उस टाइम बहुत ज़्यादा काफ़ी आंदोलन हो रहे थे, तो उस आंदोलन में कई लोगों के ऊपर ये NSA लगा के उनको जेल में डाला गया था। इस तरीके की उनके भाषण थे, इस तरीके की उनके भाषणों में बातें थी, जिससे लग रहा था कि देश के लिए खतरा हो रहा है, सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उनको उठा के NSA के थ्रू जेल में डाला गया था। ठीक है, टाडा और पोटा, ये जो टाडा आया था 1985 से 1995 तक रहा था, ये सबसे खतरनाक कानून था। टेररिस्ट से संबंधित था, टेररिस्ट एंड डिस्प्यूट एक्शन, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती थी उनसे रिलेटेड था, बहुत खतरनाक था। कभी सही भी होता था, कभी सही इंसान को मतलब पहले क्या होता, आज भी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि सही इंसान गलत साबित हो जाता है, तो उस तरीके की हरकतें हुई, उस तरीके के कानून बहुत टफ वर्ड लग रहा था उस टाइम ये कानून, और ये कानून को समाप्त कर दिया गया है, ये हमारे अभी यूज़ का नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है। तो मीज़ा ख़त्म हो गया, टाडा ख़त्म हो गया, पोटा भी टेररिस्ट से रिलेटेड था, 2001 में आया, 2004 में इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि गुजरात में एक 14 ईयर्स का लड़का था, उस पर पोटा लगा के उसको जेल में बंद कर दिया गया था।
तो ये काफ़ी बेकार चीज़ थी और फिर इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके के कानून आए थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, क्रम वाइज आते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, पीडीए भी समाप्त हो गया है, मीज़ा भी समाप्त हो गया है, टाडा और पोटा भी समाप्त हो गया। अभी कौन सा चल रहा है आपका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, हुआपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और अफस्पा। ये आपके 3 कानून अभी भी प्रेजेंट टाइम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके निवारक निरोध से संबंधित जो कानून बने थे वो हो गए। अब हम कुछ ऐसी मतलब बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, वो एग्ज़ाम पर्पस से ठीक नहीं है, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, गिरफ्तारी से रिलेटेड ही है, किस तरीके की गिरफ्तारी होती है, कैसे कैसे होती है, कब गिरफ्तारी समझी जाती है, कब अरेस्ट समझा जाता है, इस तरीके की बातें हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। हाँ, तो क्या है कि गिरफ्तारी से रिलेटेड ही कुछ शब्दावली है जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं, गिरफ्तारी, अरेस्ट कर लिया, हम नहीं जानते कि मतलब और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो गिरफ्तारी से रिलेटेड ही शब्दावली है, जैसे इंटरोगेशन। इंटरोगेशन में क्या होता है कि नॉर्मल पूछताछ के लिए आपको थाने में बुलाया जा सकता है, नॉर्मल पूछताछ के लिए, और उसमें कोई आपके ऊपर एफआईआर नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस नॉर्मल पूछताछ के लिए आपके ऊपर लगता है कि इस इंसान से पूछताछ करनी चाहिए। अगर मान लो कि कोई केस हुआ है और मतलब पुलिस को लग रहा है कि इससे पूछताछ करनी चाहिए शक के दायरे में, तो वो आपसे पूछताछ कर सकती है। पूछताछ के लिए आपको थाने पे बुलाया जा सकता है, पर किसी तरीके की कोई मतलब अरेस्टिंग या फिर किसी तरीके का कोई मारपीट नहीं होती है। सिंपल पूछताछ करके आपको वापस घर भेज दिया जाता है। दूसरा है आपका शब्दावली कस्टडी। कस्टडी मतलब हिरासत में रख सकती है पुलिस आपको, आप पे शक है और या फिर आपका कोई नॉर्मल केस में मैटर में आपको हिरासत में लिया। ठीक है, फिर क्या होता है कि कभी कभी दो पक्षों में लड़ाई हुई, मान लो नॉर्मल मसला है, थाने में गए, रिपोर्ट कराए, दोनों को उठा के हिरासत में डाल दिया। फिर हिरासत में क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ पैसों का लेन देन या फिर जैसे भी मैटर सुलझाने की बात होती है, मैटर को सुलझाया जाता है और वही मैटर सुलझा के घर पे भेज दिया जाता है, उसको कहते हैं हिरासत। ठीक है, कस्टडी में लेके बात करके उसको मैटर को सुलझा के वापस भेज दिया जाता है। एक होता है अरेस्ट, मतलब गिरफ्तार। इसमें बाकायदा एफआईआर होती है, वारंट जारी होता है और उसके थ्रू आपको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार में मतलब सीरियस मैटर होता है। गिरफ्तार करने के बाद 24 आवर्स के बाद में आपको मजिस्ट्रेट के सामने क्या होता है, उस अपराधी को पेश करना होता है, मजिस्ट्रेट उसको जेल में भेज देता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि जब वो जुडिकल कस्टडी में पहुंच जाता है, जैसे जज के पास गया, जज ने उसे उठा के जेल में भेज दिया, क्योंकि जेल जो होती है जज के अंडर में होती है, वहाँ जेलर काम करता है, पर जेल जो होती है जज के अंडर में होती है। तो जज क्या करेगा, उसको जेल में उठा के भेज देगा। लेकिन पुलिस को जांच करनी है, पुलिस को सबूत भी जुटाने हैं। अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया था ना कि 24 आवर्स में उसको जब वो चले जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, तो अब उन्हें सबूत भी जुटाने हैं, जांच भी करनी है, वो क्या करें। तो वो उसके लिए क्या करते हैं, रिमांड की एप्लीकेशन देते हैं, जज से रिमांड की बात करते हैं और उसको मैक्सिमम 15 डेज़ के रिमांड पे ले लिया जाता है और उसे सबूत जुटाए जाते हैं। तो उसको कहते हैं पुलिस रिमांड। जुडिशल कस्टडी में से क्या करते हैं, उसको वापस लेके उसको रिमांड पे पुलिस लेती है और अपनी जांच या सबूत जुटाने का जो भी कार्य होता है वो करती है। तो ये कुछ शब्दावली थी जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कॉमन इंसान को पता होना चाहिए कि रिमांड क्या होती है, इंटरोगेशन क्या होता है, कस्टडी क्या होती है ना, पुलिस रिमांड क्या होती है, जुडिकल कस्टडी क्या होती है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी क्लास हो गई है, 2 आर्टिकल पढ़ाने में बहुत लंबी क्लास हो गई, शायद समझाया बहुत लेंथी था, तो इसको क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी उतने नहीं आ रहे हैं, क्या मेरा पढ़ाना ठीक नहीं लग रहा है? अगर कुछ ऐसी बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।